नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का पार्ट 3। इससे पहले अगर बात की जाए तो हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, उसके बाद हमने देखा आर्थिक विकास। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन के विषय में। यदि बात की जाए भारत के आर्थिक नियोजन की तो सामान्यतः आपको पहले से ही ज्ञात है कि भारत पर लंबे समय तक ब्रिटिश शासन था। तो जो आर्थिक नियोजन की कड़ी प्रारंभ होती है वो ब्रिटिश शासन के अधीन में ही प्रारंभ होती है। इससे पहले अगर देखा जाए तो भारत में 1860 के आसपास जो जेम्स विल्सन थे, 18 फरवरी 1860 में उन्होंने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। उसके बाद में जो बैंकिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जो निजी बैंक खोले गए, वो सब अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में ही खोले गए। इसके साथ साथ जो भारत में आर्थिक नियोजन है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक आर्थिक नियोजन है स्वतंत्रता के पूर्व का आर्थिक नियोजन और एक आर्थिक नियोजन है स्वतंत्रता के बाद का आर्थिक नियोजन। तो आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व के आर्थिक नियोजन के विषय में। ध्यान देंगे भैया, स्वतंत्रता के पूर्व का जो आर्थिक नियोजन है इसमें जो सबसे पहली योजना प्रस्तुत की गई थी उसे नाम दिया गया था विश्वेश्वरैया योजना। ध्यान देंगे, विश्वेश्वरैया योजना जो है इसे एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें मोचगुंडम विश्वेश्वरैया भी कहा जाता है, इन्होंने 1934 में किताब लिखी थी द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने विश्वेश्वरैया योजना प्रस्तुत करने की बात बताई थी। प्रमुख रूप से यह योजना एक आर्थिक नियोजन पर आधारित थी जिसमें देश के आर्थिक विकास में सामान्यतः उद्योग धंधे हो गए या वैज्ञानिक तकनीकी को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़े महान दार्शनिक, राजनेता और एक बहुत महान अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं। इनके विषय में ये कहा जाता है कि इन्होंने बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कृष्णा राज सागर बांध है उसके निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगभग 1955 के आसपास इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है, 1955 के आसपास विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनके ही जन्म दिवस पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस या इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, ये योजना हम मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित कह सकते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इसका क्षेत्र दक्षिण भारत तक ही सीमित माना गया, संपूर्ण भारत में इसने अपने व्यापक पांव नहीं पसारे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्लान है या जो योजना है स्वतंत्रता के पूर्व के आर्थिक नियोजन में, इसे कहा गया है फिक्की प्रस्ताव। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। सामान्य रूप से 1934 में यह जो कह सकते हैं कि बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रमुख संघ था जिसके अध्यक्ष NR सरकार थे। देखिए, फिक्की की अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से यह एक ऐसा संघ था जिसका सबसे प्रमुख कार्य था कि उद्योगपतियों के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी व्यापारी थे, उन सबका एक संगठन तैयार किया गया था जिनकी समय समय पर बैठकें होती थी और उद्योगों में आने वाली समस्याओं को ये दूर करने का प्रयास करते थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में भी फिक्की कार्य करता है और इसका जो मुख्यालय बना वो कहाँ है? वर्तमान समय में फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो उदय शंकर हैं। ध्यान रखना है भैया, लिख लेना है, करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर हैं। इससे पहले अपोलो समूह की जो MD थी संगीता रेड्डी, वो इसकी अध्यक्ष थी और वर्तमान समय में जो नवीनतम अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? ये उदय शंकर बना दिए गए हैं। तो इसने आर्थिक नियोजन की बात की और औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए आर्थिक नियोजन में इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो भैया योजना बताई गई है वो है कांग्रेस योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी की पहल पर इसे शुरू किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे नेहरू जी। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जब कांग्रेस का 1938 में, ध्यान दीजिए, कांग्रेस का 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ध्यान दीजिए, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे SC बोस, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और ध्यान रखना है कि ये एक संपूर्ण नेतृत्व से अध्यक्ष बनाए गए थे। जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे या जो भी उसके कह सकते हैं कि जो इसमें सम्मिलित व्यक्ति थे, वो सब चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद में दोबारा क्या होता है कि कांग्रेस का जो 1939 में अधिवेशन होता है, ये भैया होता है त्रिपुरी में। ध्यान रखना है, ये कहाँ होता है? ये त्रिपुरी में होता है। और इस अधिवेशन में जो गांधी जी थे उनके जो कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट थे या उनके जो सदस्य थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। जी ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारमैया।
इनकी जो गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि उसमें उतारा था अध्यक्ष पद के रूप में, वो पट्टाभी सीतारमैया थे। और जो कांग्रेस थी उसने अपना प्रतिनिधि किसे उतारा था? सुभाष चंद्र बोस जी को उतारा था। तो इसमें होता क्या है कि जो 1939 का त्रिपुरी सम्मेलन होता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी भारी बहुमत से जीत जाते हैं। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी भारी बहुमत से जीतते हैं, गांधी जी को बहुत आघात पहुंचता है और पट्टाभी सीतारमैया की हार को वह अपनी व्यक्तिगत हार मान लेते हैं और कांग्रेस से वो कह सकते हैं अलगाव कर लेते हैं या दूरी बना लेते हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस होती है वो इनसे नेताजी से कहती है कि आप गांधी जी की राय के अनुसार एक सदस्य की इसमें नियुक्त कर लीजिए। आप आपने जो अपना तैयार किया है, कह सकते हैं एक कमेटी जो तैयार की है, इसमें गांधी जी की राय के अनुसार या गांधी जी की अनुमति के अनुसार एक सदस्य की आप नियुक्ति कर लीजिए। तो जैसे ही नेताजी गांधी जी से राय पूछते हैं कि बताइए कि सदस्य को इसमें नियुक्त कर लिया जाए, परंतु गांधी जी अपनी कोई व्यक्तिगत राय इसमें नहीं देते हैं। इससे होता क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी इन्हें बहुत आघात पहुंचता है और 1939 में क्या होता है कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। और जैसे ही 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और इसी समय क्या होता है कि एससी बोस जी क्या करते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं और वो उसके मुखिया बन जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस योजना प्रस्तुत की गई थी, ये सुभाष चंद्र बोस जी की अगुवाई में प्रस्तुत की गई थी और इसके अध्यक्ष किसे बना दिया गया? इसके अध्यक्ष को नेहरू जी बना दिए गए थे। इनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि संपूर्ण देश में आर्थिक नियोजन शुरू किया जाए, एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जाए जिससे देश का आर्थिक नियोजन तीव्रता से हो सके। तो जब ये संपूर्ण प्रक्रिया इधर प्रारंभ हो जाती है तो ये योजना क्या होता है कि कुछ कमजोर पड़ जाती है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें नेहरू जी पुनः जान डाल देते हैं और यही जो कांग्रेस योजना जो बनती है 1949 में नेहरू जी की ही अगुवाई में राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है। 1949 के बाद अगर देखें तो 1951 के आसपास वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और 1951 में क्या होता है कि 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की जो स्थापना होती है वो इसकी ही अनुशंसा पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें अन्य बातें जो ये बताई गई थी कि सामान्यतः हम एक व्यापक योजना प्रस्तुत करेंगे जिसमें संपूर्ण देश के व्यापारी हो गए या जो भी संपन्न वर्ग हो गया उसे इसमें हम सम्मिलित करेंगे जो देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगली जो भैया योजना बताई गई है उसका नाम है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान की अगर बात की जाए तो इसे बम्बई प्लान भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में जो बॉम्बे प्रांत था बहुत व्यापक प्रांत था। जो वर्तमान समय में आप लोग गुजरात और महाराष्ट्र देखते हैं वो उस समय में बॉम्बे प्रांत था। देखिए ये बहुत बड़े बड़े प्रांत थे, जैसे एक बंगाल प्रांत हो गया जिसमें कह सकते हैं कि पूरा बिहार हो गया, उसी में पूरा असम हो गया, उसी में पूरा बांग्लादेश हो गया, उसी में पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब प्रांत था। उसके बाद में जैसे चेन्नई प्रांत हो गया, उसमें तमिलनाडु हो गया, कुछ आंध्रा का हिस्सा हो गया। उसके बाद इसे इधर एक आ गया जैसे बम्बई प्रांत हो गया, इसमें महाराष्ट्र हो गया, इसी में गुजरात हो गया, इसी में गोवा के प्रांत सम्मिलित हो गए। तो ये एक बहुत व्यापक प्रांत था। और ये अगर देखा जाए देखिए बम्बई जो है प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है क्योंकि मुंबई जो बंदरगाह था बहुत प्राचीन बंदरगाह था और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो यहाँ पर 1944 में आरदेशिल दलाल ये एक बहुत बड़े व्यापारी थे। इनके नेतृत्व में एक 15 वर्षीय कह सकते हैं कि प्लान प्रस्तुत किया जाता है और इस प्लान में यह बताया गया था कि हम 5-5 वर्षीय योजनाएं प्रस्तुत करेंगे और जो पहली इसमें पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जाती है उसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भैया ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी मुख्य बिंदु हैं उनको हम लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, ध्यान देंगे। तो बात हो रही है बॉम्बे प्लान की। बॉम्बे प्लान की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जैसे मैंने बताया कि इसमें जो पहली योजना प्रस्तुत हुई उसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रस्तुत हुए थे। ये देखिए जो बॉम्बे प्लान है इसमें बंबई के 8 बड़े उद्योगपति सम्मिलित थे जी। बंबई के उद्योगपति इसमें बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जैसे आ जाते हैं जे.आर.डी. टाटा आते हैं। हाँ, जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनका पूरा नाम है, ये इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें जी.डी. बिड़ला। जी.डी. बिड़ला भैया कौन है? जी.डी. बिड़ला यानी कि घनश्याम दास बिड़ला। ध्यान रखेंगे घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार जो दिया जाता है
वो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अभी बढ़ चुका है, लगभग 2 माह पहले इसका वितरण हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसे मिला है, हमने ग्रुप पे शेयर किया था। उसके बाद में इसमें जो अगले थे भैया ध्यान रखेंगे, इसमें आरदेसी दलाल जो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में इसमें अगले जो कह सकते थे वो थे श्री राम जी। उसके बाद में इसमें अगले जो सदस्य थे वो कस्तूर भाई लाल भाई। उसके बाद में इसमें एडी सराफ सम्मिलित थे। उसके बाद में इसमें पी ठाकुर दास, ये भी इसी के सदस्य थे, और जान मथाई जी, जान मथाई। ये जो 8 बड़े उद्योगपति थे ये इसमें सम्मिलित थे, और इन सबका प्रमुख उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के जो हमारे सम्मुख समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर करेंगे। और उन्होंने 15 वर्षीय अपना प्लान तैयार किया था, यानी कि 5-5 वर्षीय ये 3 योजनाएं प्रस्तुत करने वाले थे। देखिए बॉम्बे प्रांत में इसने बहुत अच्छा काम किया था, परंतु संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो संपूर्ण भारत बॉम्बे प्लान से अछूता रह गया था। और इसमें जितने भी देखिए ये जो हैं ये बहुत संपन्न धनी वर्ग के व्यापारी हैं, तो जो जन वर्ग की समस्याएं थी आर्थिक नियोजन में उनकी कोई भूमिका प्रदर्शित नहीं हुई। जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे उन्होंने इसमें पर्याप्त लाभ कमाया और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अगर इसी कार्य को वो संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में करते तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से बहुत लाभ होता, परंतु ये कार्य सिर्फ बॉम्बे प्रांत तक ही सीमित रहा था। आगे हम देखेंगे जो हमारी कुछ अगली योजनाएं इसमें बताई गई हैं, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व के आर्थिक नियोजन में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहली जो इसमें योजना आती है भैया, अगली जो योजना कह सकते हैं वो है गांधीवादी प्लान जी, गांधीवादी प्लान। हाँ, गांधीवादी प्लान। देखिए ध्यान रखेंगे, गांधीवादी प्लान की अगर बात की जाए तो इसे माफ कीजिए 1945 के आसपास श्रीमन नारायण जी ने प्रस्तुत किया था जी। श्रीमन नारायण जी ने इसे प्रस्तुत किया था 1945 के आसपास। देखिए जो ये श्रीमन नारायण जी थे ये एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। गांधी जी के कह सकते हैं कि निर्देशन पर ही इसका प्रारंभ किया गया था, और उसमें घनश्याम दास बिड़ला भी इसके सदस्य हो जाते हैं। देखिए गांधीवादी जो अर्थशास्त्र है उसका यह मानना है कि सामान्य रूप से गांधी जी बहुत बड़े औद्योगिकरण के विरोधी थे। उनका मानना था कि औद्योगिकरण बहुत व्यापक तरीके से ना किया जाए, बल्कि ये कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या प्रस्तुत हुई कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए जी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने आगे बात बताई कि लघु उद्योग का दायरा बढ़ाया जाए। लघु उद्योग का दायरा बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ इनका यह भी मानना था कि पशुपालन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। पशुपालन को बढ़ावा जी, पशुपालन को बढ़ावा, अर्थात इनका यह मानना था कि हमें इस प्रकार से सतत विकास पे काम करना है, जैसे कृषि पशुपालन को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना है। जैसे इसमें जो बात प्रस्तुत की गई है कुटीर उद्योग के माध्यम से, तो कुटीर उद्योग का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि समाज का जो निम्न वर्ग है, जो कह सकते हैं कि निचला तबका है, उसे इसमें रोजगार मिल सकेगा, जिससे वो अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। वर्तमान समय अगर हम देखें जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें गांधीवादी दर्शन होते हैं, उसी में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी कह सकते हैं कि दर्ज की गई है। वहां पर लघु उद्योगों की भी बात की गई है। अनुच्छेद 43 जो है वो लघु उद्योगों पर प्रकाश डालता है। इसी में अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों पर प्रकाश डालता है। जो 48 है इसमें कह सकते हैं कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, और इसी में पशुपालन की भी बात आगे बढ़ाई गई है। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि गांधी जी का जो दर्शन है उसे हमें आगे बढ़ाना है। और इसमें एक और बात प्रस्तुत की गई थी भैया, न्यास का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रस्टीशिप ये गांधी जी से संबंधित है।
जी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इनका यह मानना था कि जो संपन्न वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनके पास ऐसी वस्तुएं जिनका वो प्रयोग कर चुके हैं, वो उन वस्तुओं को ऐसे व्यक्तियों को दान करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अर्थात जो संपन्न वर्ग है उनके पास यदि वस्त्र हैं या कह सकते हैं कि अन्य कोई वस्तुएं हैं जिनका वो प्रयोग कर चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को दे दें जो निर्धन हैं, समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं, जिससे उन वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके और सभी वर्ग का कल्याण हो सके। तो जैसा कि बताया गया कि इस योजना में बहुत अच्छी बातें बताई गई थी, परंतु 1945 के आसपास क्या होता है कि यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल तेज हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो जो कांग्रेस थी या जो अन्य भारतीय सदस्य थे वो सब स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं और यह योजना एक ठंडे बक्से में पहुंच जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगली कौन कौन सी योजना इसमें प्रस्तुत हुई हैं। जी, आगे देखेंगे जन योजना। जन योजना 1944 में एम एन राय के द्वारा प्रस्तुत हुई थी। जी, एम एन राय के द्वारा। ध्यान रखना है, जो एम एन राय हैं इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय और ये एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं। इनका ये मानना था कि जो जन योजना है यह सामान्यतः साम्यवादी धारणा पर आधारित थी। ध्यान रखेंगे किस धारणा पर आधारित थी? साम्यवादी या समाजवादी, साम्यवादी या समाजवादी धारणा पर आधारित थी, क्योंकि जो एम एन राय हैं ये बहुत महान दार्शनिक थे और इन पर कार्ल मार्क्स का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था। ये पूंजीवाद के बहुत बड़े विरोधी थे। इनका ये मानना था कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पर समाज का अधिकार हो जाना चाहिए। और जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बना था, जी अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका नाम था रेडिकल ह्यूमनिस्ट। जी, रेडिकल ह्यूमनिस्ट, इसके ये प्रथम सदस्य बनते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट बना है इसके ये प्रथम सदस्य बनते हैं। या प्रथम भारतीय कौन था जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट का सदस्य बनता है? तो ये मानवेंद्र नाथ राय ही माने जाते हैं। और इस योजना में सबसे बड़ी बात यह प्रस्तुत की गई थी कि सामान्यतः आर्थिक नियोजन में कृषि को सम्मिलित किया जाए। इनका यह मानना था कि जो आर्थिक नियोजन प्रस्तुत होगा उसमें कृषि को सम्मिलित किया जाए। और इनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह बताया गया था कि जनता को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, जनता को सम्मिलित किया जाए। इसमें जनता को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि सामान्यतः जब इसमें जन भागीदारी होगी तो उनकी समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान रहता है उसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, ये योजना एक सफल योजना कह सकते हैं, परंतु यह व्यापक रूप से लागू नहीं हो पाई थी, जिस कारण इस योजना को भी बीच में ही समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सी इसमें योजना आती है भैया। जी, आगे अगर देखा जाए तो इसमें जो अगली योजना आती है वो है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना की अगर बात की जाए तो 1950 में इसे प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। हाँ, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? 1950 में जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। देखिए, जो सर्वोदय शब्द है, सामान्य रूप से सर्वोदय शब्द जॉन रस्किन की जो किताब थी अनटू दिस लास्ट, उससे लिया गया है। और सर्वोदय शब्द को जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोदय शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया है, को लोकप्रिय किसने बनाया है? गांधी जी ने बनाया है। जी, और ये कहां से लिया गया है? ये जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से लिया गया है। अनटू दिस लास्ट से लिया गया है। तो जयप्रकाश नारायण ने अगर देखा जाए
तो प्रमुख रूप से इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है कि इन्होंने भी गांधी दर्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इनका यह मानना था कि आर्थिक नियोजन इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए जिसे समाज के निम्न वर्ग, जो आर्थिक कह सकते हैं सर्वहारा वर्ग है, उसका कल्याण किया जाए। इसमें सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत करने की बात की गई, इसमें श्रम प्रधान योजनाएं प्रस्तुत करने की बात की गई, और इसमें जो दिव्यांग वर्ग है, जैसे हमारे बुजुर्ग भाई हो गए, जिसमें विकलांग हो गए, विधवाएं हो गई, इन सबके लिए योजनाएं प्रस्तुत करने की बात प्रस्तुत हुई थी। तो अगर देखा जाए तो जो सर्वोदय योजना थी यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। लेकिन इसी अवधि में होता क्या है कि 15 मार्च 1950 को, ध्यान रखेंगे, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। योजना आयोग की जैसे ही स्थापना होती है तो ये एक राष्ट्रीय योजना थी, संपूर्ण देश पर इसे लागू करने की बात की गई थी। तो इस प्रकार से जो अन्य सभी प्रकार की योजनाएं थी वो नेहरू जी के आगे टिक नहीं पाती हैं, और नेहरू जी तीव्रता से क्या करते हैं कि योजना आयोग को लागू कर देते हैं। और जैसे ही योजना आयोग लागू होता है उसी प्रकार से हम लोग स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक नियोजन में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता के पूर्व आर्थिक नियोजन। देखिए सामान्य रूप से जो भी वीडियो आपको प्रदान किए जाते हैं उनको आप लोग देखते रहें और इससे जुड़ते रहें। देखिए जो विपदा की घड़ी चल रही है, जैसे ही ये दूर होगी तुरंत सभी प्रकार जो परीक्षाएं हैं आपकी वो आयोजित हो जाएंगी। जो बच्चे पढ़ाई से लगे हुए हैं उनको सफलता मिलेगी, और जो इससे दूरी बना रहे हैं वो एकदम से कह सकते हैं कि वो सफलता से दूर हो सकते हैं। सफलता 2 दिन में नहीं मिलती है, क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।